नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। और इस वक्त सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको दे देते हैं, जहां जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में पहले चरण का मतदान संभव है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 14 या 15 मार्च को लोकसभा चुनाव का ऐलान संभव बताया जा रहा है, जहां 7 चरणों में हो सकता है लोकसभा चुनाव। सूत्र इसकी बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कुछ ही दिनों में ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है, जिसमें 14 या 15 मार्च को लोकसभा चुनाव का ऐलान संभव बताया जा रहा है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो सकता है। सूत्र इसकी बड़ी जानकारी दे रहे हैं। और न केवल इतना, बल्कि चुनाव की तरफ लगातार देश बढ़ रहा है और लोकसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियां कोशिश भी करते नजर आ रही है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में पहले चरण का मतदान भी संभव है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 14 या 15 मार्च को लोकसभा चुनाव का ऐलान संभव। चुनाव आयोग इसका ऐलान कर सकता है, यानी पहला या दूसरा सप्ताह मार्च। पहला सप्ताह मार्च का शुरू हो गया है, मानकर चला जा रहा है। दूसरे सप्ताह तक में चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव माना जा रहा है। तो साफ तौर पर यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है और पहले अप्रैल यानी पहली अप्रैल के पहले सप्ताह में यह मानकर चला जा रहा है कि चुनाव की तारीखों के साथ साथ पहले चरण का मतदान भी हो सकता है। 7 चरणों में यह पूरा मतदान हो सकता है। लोकसभा चुनाव, आम चुनाव की बात करें, असेंबली पोल्स की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो साफ तौर पर लोकसभा चुनाव के लिए जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 18वीं लोकसभा के लिए ये चुनाव होने हैं। 17वीं लोकसभा का चुनाव हो चुका और आज 17वीं लोकसभा चल रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो साफ तौर पर अब लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच, जहां एक तरफ ताबड़तोड़ भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बड़े बीजेपी के शीर्ष नेता इन दिनों राज्यों के दौरे पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, चुनाव आयोग बहुत जल्द ऐलान कर सकता है तारीखों का। 7 चरणों में यह पूरा चुनाव हो सकता है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, अप्रैल का पहला सप्ताह मानकर चला जा रहा है कि जो ऐलान होगा उन तारीखों में पहला चरण का चुनाव अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह में संभव बताया जा रहा है। दरअसल 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पर लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ता हुआ देश नजर आ रहा है और इन सब के बीच बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए, साफ तौर पर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि बड़ी चुनावों के ऐलान यानी लोकसभा 2024 के चुनावों का ऐलान अब से कुछ ही समय में यह मानकर चला जा रहा है कि हो जाएगा। यानी अगले 1 से 2 सप्ताह, 15 से 14 मार्च का वो समय बताया जा रहा है जब चुनाव आयोग अनाउंसमेंट कर देगा कि कितने राज्यों में, कितने चरणों में इन राज्यों में चुनाव होने हैं। और साफ तौर पर देश आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और आगे रणनीति के तहत तमाम पार्टियां इन दिनों कोई यात्रा निकाल रहा है, तो कोई रैलियां कर रहा है। अलग अलग जरिए, अलग अलग चुनावी समीकरणों को साधने के लिए हर पार्टी कोशिश कर रही है। ऐसे में हर पार्टी का नेता अपनी जी जान लगा रहा है। और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के 195 उम्मीदवार घोषित भी हो चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात करें, 3 लिस्ट जारी कर चुकी है समाजवादी पार्टी। ऐसे ही अलग अलग पार्टियां तेलंगाना में भी कल जारी कर दी गई है। तेलंगाना की तरफ से, बीआरएस की तरफ से 4 नामों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 17 सीटें वहां पर भी हैं। और इधर अगर बात कर लें उत्तर प्रदेश की, तो 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश भी लगातार चुनाव की तारीखों के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें से 51 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की भी जाहिर कर दी है। यानी कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच सबकी नज़र इस बात पर कि चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी, और इससे पहले इलेक्शन कमीशन बहुत जल्द जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, चुनावों की तारीखों का ऐलान करता नजर आएगा इलेक्शन कमीशन, भारतीय चुनाव आयोग। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है।
जो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 7 चरणों में हो सकता है पूरा ये लोकसभा चुनाव। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार भी 7 ही चरणों में हुआ था और अब ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए निर्वाचन आयोग की जो टीम है वो पूर्व पीठ ने सोमवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की है। इधर भाजपा और कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। कांग्रेस तो विपक्षी गठबंधन के साथ अपने साथियों के साथ सीट बंटवारों को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। वहीं भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जहां एक तरफ जारी कर दी है तो वहीं दूसरी तरफ धुआंधार प्रचार में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। 9 दिन में 11 राज्यों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और कई योजनाएं इस मौके पर सुपुर्द करेंगे। तो साफ तौर पर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव का ऐलान तो साफ तौर पर यह बड़ी जानकारी दे रहे हैं। चार सौ पार के नारे के साथ जहां बीजेपी उतरने की कोशिश में लगी हुई है और इसी के तहत तमाम समीकरणों को साध रही है। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी एक साथ जुड़ रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। दिल्ली, लखनऊ और भोपाल तीनों जगह से मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिल्ली लिए चलते हैं आपको। पंकज वानखेड़े मेरे साथ जुड़े हुए। पंकज, जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बहुत जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा जिसका इंतजार देश कर रहा है और साफ तौर पर पार्टियां भी कर रही हैं। बिल्कुल बेशक अंकित, देखिए चुनाव की तैयारियां लगभग पूरे देश में चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई। चुनाव आयोग की तरफ से भी साफ किया गया है अब कभी भी चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है वो लगातार 13 मार्च तक का है। अगर देखा जाए तो कल 6 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी कलकत्ता का दौरा करेंगे। 7 तारीख को हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी बिहार जाए। उसके अलावा 8 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी असम में 8 और 9 को रहेंगे। उसके अलावा 9 और 10 का भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का लगा हुआ है। उसी तरह तर्ज में देखा जाए तो 13 तारीख तक प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम लगा हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग जो तारीखों का ऐलान है वो 13 मार्च के आसपास कर सकता है, 13 से 15 मार्च के बीच। क्योंकि पिछली बार जब चुनाव के तारीख का ऐलान हुए थे 10 मार्च को हुए थे, इसीलिए माना जा रहा है कि किसी भी वक्त मतलब दूसरे हफ्ते में जब चुनाव आयोग पूरी तैयारी कर चुका होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये चुनाव 7 चरणों में हो सकता है, क्योंकि पिछली बार भी जो चुनाव हुए थे 7 चरणों में हुए थे, इस बार भी 7 चरणों में हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जिन इलाकों में ज्यादा फोर्स या ज्यादा चुनाव आयोग के कर्मचारियों को लगाया जाता है उन क्षेत्रों को अलग से चुनाव कराया जा सकता है। जैसे 7 चरणों की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, असम में 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, जम्मू कश्मीर में भी 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, कह रहे जम्मू कश्मीर में भी चुनाव संभव है, ऐलान होगा। ठीक है पंकज, बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप और आप साफ तौर पर कह भी रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव संभव है। इस पर थोड़ा सा डिटेल दे दीजिए मुझे। बिल्कुल बेशक, देखिए चुनाव आयोग ने पहले ही कहा है कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से चुनाव की तैयारी को लेकर इलेक्शन कमीशन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। तो कहने के जो लोकसभा के चुनाव है 7 चरणों में होने में, तो जम्मू कश्मीर में भी जो 3 सीटों पे चुनाव होने हैं उसको कहीं ना कहीं 2 चरणों में चुनाव कराया जा सकता है। जम्मू के आसपास उधमपुर जो सीट है वो और जम्मू की सीट है उन दोनों सीटों में 1 चरण में चुनाव हो सकता है। जो कश्मीर श्रीनगर का लोकसभा सीट है वहां पे माना जा रहा है कि वो अलग से 1 चरण में चुनाव हो सकते हैं। उसके अलावा लद्दाख है, लद्दाख में भी उसी बीच में चुनाव, क्योंकि देखिए पहाड़ी इलाकों में ज्यादा समस्याएं होती हैं, ठंड का वक्त है, ऐसे में चुनाव कर्मचारियों को पहुंचने में वक्त लगता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि वो अलग से एक चुनाव तारीख जो है वो अलग चरणों में चुनाव हो सकते हैं वहां पे। उसी तर्ज पे मैं ये जानकारी ये भी निकल कर आ रही कि असम हो गए या छत्तीसगढ़ हो गए जहां पे नक्सल प्रभावित एरिया हो, माओवादी परिवारित एरिया हो, वहां पे भी इसी तरह के चुनाव के तारीख है वो आगे पीछे हो सकते हैं। तो
तो कहने के जो टोटल चरण हो सकते हैं, जो स्टेप्स हो सकते हैं, वो 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, ये माना जा रहा है। और तारीखों के ऐलान कब होंगे इसको लेके अब इंतजार करना होगा, लेकिन काउंटडाउन शुरू हो चुका है अंकित। कभी भी चुनाव की तारीख के ऐलान हो ठीक सकता है, है क्योंकि प्रधानमंत्री पंकज, आप नजर माना बनाए जाता रहिए। है कि मेरे साथ मेरे दूसरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास लिए चलता हूं। पंकज तिवारी जुड़े हुए हैं। पंकज, लखनऊ पर इसलिए भी सबकी नजर, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो सबसे बड़ा क्षेत्र है, 80 सीटें यहां से आती हैं। क्या मायने रहते हैं और क्या कुछ तैयारी वहां पर पार्टियों की नजर आ रही है? जी देखिए अंकित, बिल्कुल अगर जो लोकसभा 2024 की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा राज्य है इस मसले को लेकर के। और एक चीज और आपको बता दें कि राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली के तख्त का जो रास्ता है वो यूपी से तय होता है, यानी दिल्ली के तख्त पे बैठने का रास्ता यूपी होके जाता है। 80 सीटें हैं यूपी में और 80 सीटों को लेकर के अलग अलग पार्टियों की अलग अलग तैयारियां हैं। बीजेपी मिशन 80 लेके चल रही है और लगातार अपनी रथ यात्रा और जन जागरूकता अभियान को चला रही है। आज बताएं कि आज 10 चौराहे से और बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक बीजेपी महिला मोर्चा ने स्कूटी रैली निकाली और कहीं न कहीं वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ सरकार द्वारा डबल इंजन की बात जो है वो डबल इंजन के जो विकास कार्य हैं उनको लेकर के जनता के बीच में बीजेपी जा रही है। वहीं सबसे बड़ी पार्टी अगर दूसरी पार्टी के तौर पे देखा जाए, बीजेपी को टक्कर देने वाली पार्टी के रूप में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके कहीं न कहीं अपनी रणनीति को, अपनी तैयारियों को तेज करती हुई नजर आ रही है। लगातार जो बाकी जो दलों के जो नेता हैं वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और रोज ज्वाइनिंग कार्यक्रम चल रहा है। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी जो पीडीए का नारा दे रही है और पीडीए परिवार को मजबूत करने की बात कर रही है। पीडीए के नारे पर ही पंकज, पीडीए का नारा अखिलेश यादव दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो उनका पुराना नारा है, जो उनके पिता से लेकर अब तक चला आ रहा था, लास्ट चुनाव में भी हमने देखा कि एमवाई फैक्टर पर काम करते थे मुस्लिम और यादव, अब उसी में सेंध बीजेपी लगा रही है। कल अब से 2 दिन पहले खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे और उन्होंने यादव कार्ड भी खेला। तो ऐसे में पहला वाला कुनबा तो बचाना पड़ेगा ना, कहीं वही ना बीजेपी सेंध मार करके लेके चली जाए। जी अंकित देखिए, क्योंकि जो एमवाई फैक्टर था वो पहले जो काम करता था, अब उसमें जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने सेंधमारी कर दी है। और जिस हिसाब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीधे तौर पे लखनऊ आते हैं और उत्तर प्रदेश में आने के बाद से यादव महासम्मेलन में भागीदारी उनकी होती है और सीधे तौर पे यादव समुदाय से, यादव वर्ग से अपील करते हैं कि बीजेपी के साथ जुड़े और बीजेपी का साथ दें, क्योंकि विकास को का जो कार्य है वो बीजेपी कर रही है। डबल इंजन की सरकार है और हर वर्ग का विकास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एमवाई फैक्टर का जो यादव फैक्टर था वो तो प्रभावित हो चुका है। और आपको बताया कि जो पसमानदा जो मुसलमान समाज है उसको लेकर के बीजेपी ने जो अपनी रणनीति बनाई है। अभी आपने सही फैक्टर पकड़ लिया, पसमानदा मुस्लिम। इस पर मैं पंकज दिल्ली से आपसे भी पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले भोपाल लिए चलता हूं, क्योंकि भोपाल में भी बड़ा नीरज हमारे साथ मौजूद है। नीरज, भोपाल का चुनावी समीकरण बड़ा दिलचस्प हो गया है। छिंदवाड़ा सीट को लेकर के सबसे ज्यादा सबकी नजर इसी पर रहती है, क्योंकि कितनी भी आंधी आई लेकिन वो सीट हिल ना पाई। इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से जो सीटों की जो है घोषणा कर दी गई है, लगभग 24 सीटें जो है बीजेपी ने क्लियर कर दी है, लेकिन छिंदवाड़ा को अभी कहीं से कहीं तक क्लियर नहीं किया और ऐसा माना जा रहा है कि 14 मार्च से जो है आचार संहिता लग सकती है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने तमाम विभागों से जानकारी इकट्ठी की है। जिस तरह से देखा जाए तो परीक्षाओं का समय है, तो शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर ये भी जानकारी मांगी है कि परीक्षाएं कब से कब तक हैं बच्चों की। इसके अलावा किसानों की फसाई का जो फसल है वो काटने का सीजन है, तो किसान कहीं ना कहीं व्यस्त हो जाता है। तो इस तमाम चीजों को जो है निर्वाचन आयोग इकट्ठा कर रहा है। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जो है विदिशा से टिकट दे दिया गया और माना जा रहा है कि वो यदि वहां से चुनाव लड़ते हैं तो आसपास की सीटों पर भी प्रभावित करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है और कहीं ना कहीं एक बड़ा जनाधार उनके साथ जो है अभी भी बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखना वाली बात होगी कि चुनाव आयोग कब तारीखों का ऐलान करता है, लेकिन माना यही जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है इन तारीखों का ऐलान हो सकता है। जी पंकज, पसमानदा मुस्लिम का जिक्र कर रहे हैं और मुझे कल का बयान याद आता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव के परिवार वाले बयान पर खेल गए और सब जगह मोदी का परिवार आ गया। तो यानी पिछला 2019 आपको याद होगा जब मैं भी चौकीदार कैंपेन चला था, अब इस तरीके से अगर पीएम पर वार होगा और उसका चुनावी समीकरणों में कितना असर आप देख रहे हैं, पिछले वाला आपने देखा और इस बार वाले को कैसे देख रहे हैं?
अंकित में थोड़ा और पीछे चलते हैं। 2014 का चुनाव, 2014 में जब चाय वाले को लेकर बयान दिया गया था कांग्रेस की तरफ से, तो उसको भी कैंपेन बनाया गया था और आपने देखा था चाय पे चर्चा का कार्यक्रम हुआ था। तब भी बैकफायर हुआ था कांग्रेस के लिए। और 2019 में ऐसी स्थिति बनी कि जब चौकीदार के बयान को लेकर कांग्रेस फिर बैकफायर हुई और उसके बाद मैं भी चौकीदार वाला जो ट्रेंड किया और तमाम फेसबुक और ट्विटर अकाउंट में, सोशल मीडिया में, इनफैक्ट जो आम जनता, उन्होंने भी अपने प्रोफाइल चेंज कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं भी चौकीदार के जो नारे हैं वो भी लगाना शुरू कर चुके थे। लेकिन उसके बाद जब जैसे ही लालू प्रसाद यादव का बयान आता है और उसके बाद फिर बैकफायर होता है बीजेपी की तरफ से और उसके बाद मोदी का परिवार, तो कहीं ना कहीं, और अभी एक तस्वीर सवेरे निकल कर आई है कि वाराणसी में भी गली गली में पोस्टर लगाए गए हैं कि मोदी का परिवार कहीं ना कहीं पूरा देश है। और बीच में सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी थी। कहा था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से पहला जो दिवाली है वो आम जनता के साथ और कहीं ना कहीं जवानों के साथ मनाया था। एक शाम जवानों के नाम, जिस स्लोगन भी दिया था, उसके बाद से हर साल प्रधानमंत्री मोदी अपना त्योहार तमाम जवानों के साथ और आम जनता के साथ मनाते हैं। तो उनका परिवार पूरा देश है, तो कहीं ना कहीं वो अब बैकफायर होता है और ये स्लोगन पूरे देश में अब दिखता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जब भी पंकज तिवारी भी मेरे साथ है। पंकज, ये जो मोदी का परिवार है, जब जब बयान आते हैं प्रधानमंत्री उस पर सीधा बाउंड्री पार कर जाते हैं। और यही वजह है कि किसी भी लोकसभा में चले जाइए, विधानसभा में चले जाइए, जब जब उन पर उंगलियां उठी तब तब वो हाथ कहीं ना कहीं पब्लिक ने ही तोड़ दिए। तो ऐसे बयान क्यों देना जिससे कि पार्टी का ही नुकसान हो जाए? जी देखिए, आपको बता दें कि ये जो मोदी का परिवार जो ये आजकल जो ट्रेंड पकड़ रहा है, इसकी शुरुआत तब हो गई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जनसभाओं में जाते थे और कहते थे कि मेरे परिवारजनों। तो एक तरह से देखा जा रहा था, उस वक्त माना जा रहा था कि आने वाले समय में ये जो परिवार शब्द है इसको लेकर के बीजेपी जरूर कुछ न कुछ अपनी रणनीति बना रही होगी, क्योंकि राजनीति में जो परिवारवाद है उसको बीजेपी खत्म करने की बात करती है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे देश की अगर जो बात आती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बयान आता है सबसे पहले मंच से कि मेरे परिवारजनों, तो जाहिर सी बात है कि ये पहले से जो है कि ये रणनीति तय की गई थी बीजेपी के द्वारा। और ऐसे में जब लोकसभा चुनावी समर चल रहा है और लालू प्रसाद का जो बयान आया और उसको अब बीजेपी कहीं ना कहीं सुनाने की कोशिश में लगी हुई है। और जाहिर सी बात है कि इस बार के चुनाव में मेरे परिवारजनों यानी मोदी का परिवार, ये जो है कि मैं तो यही देखते आ रहा हूं पिछले अगर 3 साल, अगर हम पिछले 3 टर्म्स को देख लें तो बयान दे देते हैं और उसके बाद ऐसा बीजेपी के उसमें तुरुप के इक्के में फंसते हैं कि उसी पर सफाई देते हुए पूरा विपक्ष साफ हो जाता है। नीरज, हम आपके पास आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस समय राहुल गांधी भी मौजूद हैं, वहां का कितना इंपैक्ट राहुल गांधी की इस यात्रा का साफ तौर पर आप देख पाएंगे? राहुल गांधी भी इस समय जो है मध्य प्रदेश में है। शिवपुरी से मुरैना से उनकी जो यात्रा जो शुरू हुई, शिवपुरी होते हुए राघवगढ़ गई, राघवगढ़ के बाद आज कहीं ना कहीं महाकाल के दर्शन करने वाले। हमारे साथ जो बीजेपी प्रवक्ता है, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, अजय यादव जी, उनसे ही हम जान लेते हैं। सर, क्या लगता है राहुल गांधी जी की पद यात्रा है, कितना इम्पैक्ट दिखाने वाली है? देखिए, मध्य प्रदेश हो या देश की जनता हो, कोई भी नहीं जानता है कि राहुल गांधी जी किस उद्देश्य से इस यात्रा पे चल रहे हैं। केवल और केवल खबरें में राहुल गांधी की लॉन्चिंग के लिए यात्रा हो रही है। देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। जनता राहुल गांधी और उनके परिवार से 50 साल का हिसाब मांगती है, तो उनके पास कुछ भी देने के लिए नहीं है। दूसरी तरफ मोदी जी ने जिस तरह से अपने 10 साल के कार्यकाल में दुनिया में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो पैठ बनाई है, वो जनता ने देखी है। अब की बात 400 पार नारा नहीं है, ये प्रदेश की जनता का संकल्प है कि सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जितवाकर मोदी जी के संकल्प को पूरा करना। आप भी कांग्रेस से ही बीजेपी में आए हैं, तो कहीं ना कहीं देखा कि जिस तरह से मोदी परिवार मेरा परिवार जो ट्रेंड आजकल चला हुआ है, वहीं कांग्रेस का परिवारवाद के आरोप लगते हैं, तो कैसे लेते हैं इस चीज को आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए काम है और प्रत्येक कार्य के लिए उपयुक्त कार्यकर्ता है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं की परिवार की और घर की पार्टी बन के रह गई है और ये नेता केवल अपने पक्षों, चाटुकारों और अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ चलता है। और दूसरी तरफ राम मंदिर जैसे मुद्दे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वाली पार्टी के साथ कोई भी कार्यकर्ता नहीं रह सकता है। तो बिल्कुल आपने देखा। ठीक है नीरज, मैं आपके पास आऊंगा। पंकज वानखेड़े मेरे साथ दिल्ली में जुड़े हुए हैं। पंकज,
बीजेपी के ही पिच पे क्यों खेलती है हमेशा कांग्रेस पार्टी? उन्होंने अगर राम मंदिर का मुद्दा दे दिया तो राहुल गांधी मंदिर जाने लगे, जनेऊधारी हो गए। मतलब क्या जरूरत है कि उनकी पिच पर आप खेलें? आप अपना पिच तैयार कीजिए ना, जिस पर बीजेपी डिफेंडिंग मोड में हो। हमेशा आप उनको ऑफेंस करते हैं, फिर डिफेंड में आ जाते हैं। देखिए अंकित, पब्लिक का डिमांड क्या है वो इंपॉर्टेंट होता है, पब्लिक क्या चाहती वो इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन देखिए, जब भी प्रधानमंत्री मोदी किसी भी मुद्दे को कैंपेन बना देते हैं तो लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं। मोदी का परिवार लोग फॉलो कर रहे हैं, मैं भी चौकीदार लोग फॉलो कर रहे थे। अब कहीं ना कहीं जिस तरह से 2024 से पहले, चुनाव से पहले राम मंदिर का मुद्दा, जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उसको लेकर पूरा देश भावुक था, पूरा देश इस पर सम्मिलित था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लगता है कि ये राम मंदिर का मुद्दा कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करेगा। तो इसीलिए कांग्रेस भी चाहती है कि उस मुद्दे पे इंटरफेयर करे और घुसे। और यही वजह है, यही पंकज, यही वजह है कि दिल्ली में दिल्ली सरकार भी जो अपना बजट लेकर आई उसमें भी राम राज्य दिखा। मतलब हर पार्टी इसी में आ जाती है, जो बीजेपी करती है उसी को ट्रेंड सेट क्यों मान लेते हैं? आप अपना भी तो दिमाग लगाइए ना। ऐसा आपको भी लगता होगा कि पार्टियां बीजेपी को फॉलो कर रही हैं, अपना नहीं लगा रही हैं। नहीं, देखिए ये बीजेपी को फॉलो नहीं कर रही है अंकित, इसको इस तरह समझिए कि जनता को फॉलो कर रही है। जनता क्या डिमांड कर रहे हैं उसको फॉलो कर रही है, क्योंकि जनता लगातार, अब ये भी कह सकते हैं कि जनता प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो कर रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी जो सेट करते हैं एग्जाम्पल, वो जनता फॉलो करती है। जनता जो फॉलो करती है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये लगता है कि अब कहीं ना कहीं ये मुद्दा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस मुद्दे पे चला जाए। तो इस वजह से लगातार पूरे देश में एक मुहिम सा चालू हो जाता है। ठीक है, हमने देखा है कि समय खत्म हो रहा है। ठीक है, समय खत्म हो रहा है। एक छोटा सा सवाल, पंकज हमारे साथ लखनऊ से भी जुड़े हुए, उनसे भी ले लेता हूं। पंकज, आपके यहां पर भी देखने को मिला कि राहुल गांधी को कृष्ण और राय साहब को सारथी बना दिया था, अर्जुन बना दिया था। तो आपके यहाँ भी यही ट्रेंड फॉलो हो रहा है यूपी में? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि क्योंकि विपक्षी दलों में सबसे बड़ी ये इस समय कमी देखने को ये मिल रही है कि वो अपना विजन जनता के पास लेकर के नहीं जा पा रहे हैं कि उनको क्या करना है आगामी चुनाव को लेके, उनके मुद्दे क्या रहेंगे और जनता के बीच में कैसे जनता का एक बार आशीर्वाद वो हासिल कर सके। हालांकि बीजेपी जो अपना प्रोग्राम चला रही है, चाहे वो अयोध्या राम मंदिर को लेकर के हो या डेवलपमेंट की बात को लेकर के हो या डबल इंजन के विकास की बात को लेकर के जनता तक पहुंच रही है बीजेपी, ये सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा है, इसको कहीं ना कहीं बाकी पार्टियां टेक ओवर करने की कोशिश में लगी हुई है कि जो वोट बैंक एक खिसकता हुआ बीजेपी की तरफ जा रहा है उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके इन सब चीजों को दिखा करके। हालांकि अगर तो ये पब्लिकली अपने मुद्दे को लेकर के पहुंचे तो इसका सीधा इफेक्ट इस चुनाव पे पड़ता और उनको फायदा होता। कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी रणनीतियों को बनाने में सफल होती हुई नजर आ रही है और उस रणनीतियों को कॉपी करने में ही सारा का सारा विपक्ष इस समय लगा हुआ है। ठीक है, अब देखना दिलचस्प होगा। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से पंकज वानखेड़े और पंकज तिवारी और नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी दे रहे थे। आप तीनों का शुक्रिया। अब दर्शकों पर छोड़ देते हैं कि ये जब चुनाव आएंगे तो किन मुद्दों के साथ वो वोट करने जाएंगे। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं आपको। तेलंगाना के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। घटकेसर और तिगमपल्ली के बीच MMTS सुविधा को हरी झंडी इस मौके पर दिखाई है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज 140 करोड़ देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध हैं और विकसित भारत के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का होना उतना ही जरूरी है। इसलिए इस साल के बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। हमारा प्रयास है कि तेलंगाना को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। साथ ही पीएम मोदी ने तेलंगाना को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा है। तेलंगाना में रेल सुविधा को बेहतर बनाने के लिए विद्युतीकरण हो या दोहरीकरण का काम तेजी से गतिशीलता के साथ आगे बढ़ रहा है। 6 नए स्टेशन भी बनाए गए। घटकेसर और लिंगमपल्ली के बीच MMTS ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाई गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे तेलंगाना दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज 140 करोड़ देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध है और विकसित भारत के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का होना उतना ही जरूरी है। इसलिए इस साल के बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। हमारा प्रयास है कि तेलंगाना को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। तेलंगाना को
दक्षिण भारत का गेटवे कहा जाता है। तेलंगाना में रेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन और दोहरीकरण का काम भी तेज गति से हो रहा है। सनत नगर मौला अली रूट पर दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ 6 नए स्टेशन भी बनाए गए हैं। आज यहां से गढ़केसर लिंगमपल्ली के बीच एमएमटीएस ट्रेन सर्विस को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इसके शुरू होने से अब हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई और इलाके आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इससे दोनों शहरों के बीच ट्रेन यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। साथियों, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतने, बाकी आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज।